बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते, वो ख़ुद अगर कहीं मिलता तो गुफ्तगू करते। नाज़रीन, उर्दू अदब के उफ़क़ पर मुस्तफ़ा ज़ैदी का ये शेर, जो दबिस्तान लखनऊ के अज़ीम शायर हैदर अली आतिश की फ़िक्र से मुस्तार है, हमारी बर्र-ए-सग़ीर की इल्मी तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ की निशानदही करता है। प्रोफेसर असद अहमद, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले कैलिफोर्निया में फ़िलासफ़ी और इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, दरअसल अपनी किताब पालिम्सिस्ट ऑफ देमसेल्व्स का आगाज़ इसी शेर के ज़रिए करते हैं और एक बहुत बड़ा इल्मी ऐलान करते हैं। वो इल्मी ऐलान क्या है, आज इस बुक रिव्यू के अंदर हम उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि पालिम्सिस्ट का मतलब क्या है। पालिम्सिस्ट से मुराद वो कदीम तहरीर है जिसे मिटाकर उस पर दोबारा लिखा गया हो। पुराने ज़माने में कागज़ बहुत ही नायाब हुआ करता था, लिहाजा लोग उसे ज़ाया करने के बजाय उसे मिटाकर दोबारा उस तहरीर पर दोबारा से लिखा करते थे। लेकिन पुराने नुकूश अब भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। प्रोफेसर असद अहमद का इस्तदलाल यही है कि बर्र-ए-सग़ीर की हमारी तारीख़ भी इसी तरह की तहरीर बालाए तहरीर है। वो पालिम्सिस्ट की इस एनालॉजी को यूज़ करते हैं और वो बताते हैं कि भले ही हमारी इल्मी तारीख़ पर जदीदियत और ज़बान गैर की तहें चढ़ गई हों, लेकिन इसके अंदर मौजूद माक़ूलात का वो शहर आरज़ू आज भी अपने नुकूश बाकी रखे हुए है और जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। नाज़रीन, कबल इसके कि हम इस किताब का एक तफसीली जायज़ा लें, मैं आपके सामने सबसे पहले इस किताब का कॉन्टेक्स्ट बयान करना चाहूँगा कि ये किताब क्यों लिखी गई और प्रोफेसर असद अहमद आखिर इसमें क्या आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों की इल्मी तारीख़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो एक पॉपुलर आर्गुमेंट जो हमें आम तौर पर सुनने को मिलता है वो ये है कि 12वीं-13वीं सदी के बाद मुसलमानों में इल्मी ज़वाल होना शुरू हो गया, यानी मुसलमान सोचने समझने, अक़ल का इस्तेमाल करने, फ़िलासफ़ी करने, इन तमाम चीज़ों से वो दूर होते चले गए। और हमने ये देखा कि मदरसे की रिवायत को ख़ास तौर से रोट लर्निंग के साथ, यानी सिर्फ रट्टा लगाने के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो सेंचुरीज़ की हमारी कमेंट्री यानी तफासीर लिखने की ट्रेडिशन है, उसको महज एक एक्सप्लेनेशन यानी सिर्फ एक समझाने के पर्सपेक्टिव से उसको बयान किया गया। प्रोफेसर असद अहमद ये आर्ग्यू करते हैं कि ये एक झूठी कहानी है जो कि हमें सुनाई गई है, और चूंकि हमने अपनी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को ज़बान गैर से समझा है, लिहाजा हम कभी भी उसे अच्छी तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाए। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम अपनी ट्रेडिशन को विद इन द ट्रेडिशन यानी उसकी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को, उसकी ओरिजिनल ज़बान, उसके अंदर पढ़ें। तो इस हवाले से प्रोफेसर असद अहमद एक पूरी किताब पालिम्सिस्ट ऑफ देमसेल्व्स को तरतीब देते हैं। 10 साल पर मुहित ये प्रोजेक्ट, जिस पर असद अहमद ने अरबिक लॉजिक की हिस्ट्री को रीराइट किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत अपने नाजरीन के लिए करना चाहूँगा कि लॉजिक का इस्तेमाल क्यों किया गया यहाँ पर, और ख़ास तौर से अरबिक लॉजिक को क्यों फोकस किया गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक आम तौर पे मंतक के उसूल हैं, यानी वो उसूल जिसके ज़रिए हम इस दुनिया को अपने लिए इंटेलिजिबल बनाते हैं। यानी हमारी थिंकिंग का जो डिसिप्लिन है, दरअसल वो मंतक के बुनियादी उसूलों से अखज़ होता है। यहाँ पर जो लोग मंतक के उसूलों से वाकिफ़ हैं वो ज़रूर इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जिस तरह हम इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, मुख्तलिफ़ तरह की रीजनिंग्स को लेते हुए दुनिया को समझते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर भी इस लॉजिक का एक बहुत अहम रोल रहा है, जो एक ज़माने तक अरबी ज़बान में मौजूद होती थी। तो असद अहमद हमें एक तारीख़ी सफ़र से गुजारते हैं जिसमें वो ग्रीक फ़िलासफ़ी से लेकर, यानी जब अब्बासीद्स ने उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किया, वहाँ से लेकर इंडिया के अंदर जो दरस निज़ामी का करिकुलम बनाया जाता है,
वहाँ तक का एक पूरा सफ़र उसकी वजाहत करते हैं। मैं ब्रीफली आपके सामने इसको शेयर करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अब्बासीद खलीफा के दौर में ट्रांसलेशन मूवमेंट्स का आगाज़ हुआ और उन्होंने जितना ग्रीक नॉलेज था, ख़ास तौर से जो लॉजिक या फ़लसफ़े के हवाले से जो किताबें थी, उनका ट्रांसलेशन किया अरबिक के अंदर। उस ट्रांसलेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फ़िलोसोफर्स हैं जो उस ट्रेडिशन को आगे पढ़ाते हैं, जिसमें अल फ़ाराबी का नाम हम देख सकते हैं 10वीं सदी में, जो सर फ़हरिस्त है। इन्हें सेकंड टीचर भी कहा जाता है, यानी एरिस्टोटल का एक सेकंड उस पर भी हम उनको देखते हैं। इसके अलावा फिर हम आगे चलकर देखें तो इब्न सीना, जिन्हें लॉजिक के लिए ख़ास तौर से रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से काम किया लॉजिक के ऊपर कि न सिर्फ वो उसको ट्रांसलेट कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट को, बल्कि उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी इनोवेशंस भी लाई। अच्छा, इसके बाद जो एरा शुरू होता है, जिसे हम पोस्ट क्लासिकल पीरियड कहते हैं, ख़ास तौर पे प्रोफेसर असद अहमद का जो काम है, जो रिसर्च है, वो इसी एरिया के ऊपर है। पोस्ट क्लासिकल एरा का आगाज़ 12वीं सदी से लेकर और इसका इख्तिताम जो है वो 19वीं सदी तक होता है। क्लासिकल लिटरेचर के अंदर हम देखें, ख़ास तौर से पोस्ट क्लासिकल में, तो हमने देखा कि कुछ ऐसी किताबें थी जिसमें अल-शम्सिया, जो कि लॉजिक की एक टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये 12वीं-13वीं सदी का दौर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 14वीं और 15वीं सदी के अंदर, जब ऑटोमन्स के जो एरा होता है, उस एरा में जब बाकायदा तौर पर मदरसे के लिए करिकुलम तरतीब दिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी लॉजिक को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमारे पास कुछ ऐसी गेटवे कमेंट्रीज़ मौजूद हैं जिसमें अल-तहतानी हैं, अल-जुरजानी हैं। ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लॉजिक के लिए ऐसी कमेंट्रीज़ तरतीब दी जिसकी बुनियाद पर आगे इस इल्म को बढ़ाया गया। और फाइनली हम आते हैं इंडिया के अंदर 16वीं-17वीं सदी में, ख़ास तौर से जहाँ से दरसे निज़ामी का आगाज़ होता है। हम सब वाकिफ़ हैं, दरसे निज़ामी वो करिकुलम होता है जो मदरसे में तालिबे इल्मों को पढ़ाया जाता है, ख़ास तौर से उन तुलबा को जो कि 6-7 साल का एक कोर्स करते हैं जिसे आलिम का कोर्स कहा जाता है। आज भी ये दरसे निज़ामी का करिकुलम किसी न किसी शक्ल में बाकी है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसमें वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियां आई और ख़ास तौर से इस लॉजिक को लेकर उसको किस तरह देखा जाता। किताब के अगर कंटेंट की बात की जाए तो इस किताब में जो फोकस स्टडी हुई है वो अरबिक लॉजिक की एक किताब है, सुल्लमुल उलूम। उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर असद अहमद ने काम किया है, और जैसा कि उनका आर्ग्यूमेंट था कि हमें अपने ट्रेडिशन को अपनी ज़बान में पढ़ने की ज़रूरत है, तो लिहाजा उन्होंने अपनी ज़बान यानी अरबिक जो ज़बान है हमारी, उसकी एक किताब सुल्लमुल उलूम को उठाया और उसके ऊपर जो है ये पूरा एनालिसिस पेश किया। तो पहले हिस्से के अंदर जो किताब का पहला पार्ट है, उसमें पहले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये जो सुल्लमुल उलूम यानी इल्म की सीढ़ी, इसकी जो कमेंट्रीज़ हैं वो किस तरह लिखी गई। यानी इस पे पहले फर्स्ट ऑर्डर कमेंट्रीज़ लिखी जाती हैं, फिर सेकंड ऑर्डर कमेंट्रीज़ लिखी जाती हैं, फिर कुछ गेटवे कमेंट्रीज़ इसमें से तश्कील पाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर कि सुल्लम का अपना कंटेंट क्या था, यानी उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसे इशारात थे, क्या ऐसी एग्जाम्पल्स थी जिसको डिस्कस किया गया। और फिर इसके बाद हम जाएंगे किताब के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें थ्योरीज ऑफ कमेंट्री बताई गई है। यानी अगर हम इस किताब को देखें तो डॉक्टर असद अहमद हमें एक नया थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर दे रहे हैं, जो हमारी अपनी इल्मी तारीख को देखने के लिए बहुत ही माउन साबित हो सकता है। तो हम उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे, और इस पूरी कमेंट्री की जो एनाटमी है, यानी ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता था, किस तरह से तफासिर लिखी जाती थी, उसका जिक्र इसके अंदर मौजूद है। तीसरे हिस्से के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन है सुल्लम का, और उसके कुछ ख़ास जो बाब हैं उनको यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। इस हिस्से पर हम बात नहीं करेंगे, चूँकि वक्त की का जितना हमारे पास कैद है, उस हवाले से हम इन 2 पार्ट्स का जायज़ा ले रहे होंगे। तो आए पार्ट 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं सुल्लम के हवाले से। सुल्लमुल उलूम लॉजिक की एक टेक्स्ट बुक है, और ये दरसे निज़ामी की एक फोकस टेक्स्ट बुक हुआ करती थी उस ज़माने में। ख़ास तौर से ये एक ऐसी गाढ़ी, एक ऐसी डेंस किताब थी जिसकी तशरीह करने के लिए इस पर 100 से ज़ायद कमेंट्रीज़ लिखी गई। यानी इसका टेक्स्ट
इतना ज़्यादा डेंस होता था, इतना ज़्यादा मुश्किल होता था कि उसे समझा नहीं जा सकता था। तो उसको समझने के लिए इस पर बहुत सारी तशरीहात लिखी गई। इसके जो ऑथर हैं मुहिबुल्लाह अल बिहारी, जिन्होंने इस किताब को तश्कील दिया, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और ये एक ऐसी गेटवे कमेंट्री थी जिसके ज़रिए न सिर्फ हम लॉजिक को समझते हैं, बल्कि लॉजिक के ज़रिए हम थियोलॉजी, रेट्रिक और जो थ्योरी है, लीगल थ्योरी, यानी जिसे हम जो इस्लामी कवानीन है का भी हम इसी के ज़रिए अहाता करते हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि लॉजिक एक सोचने समझने के प्रिंसिपल्स हमें फराहम करता है, थिंकिंग के प्रिंसिपल्स देता है। तो जब लॉजिक का हम मुताला करते हैं, यानी लॉजिक के उसूलों को समझते हैं, तो इसके ज़रिए हमें दूसरी चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। यानी उसके बाद फिर हम जो भी जजमेंट निकालते हैं, उसके ज़रिए जो हमारी नॉलेज होती है या एपिस्टेमोलॉजी होती है, हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं, उस पर हम बहुत ही पुख्ता अंदाज में उस पर जजमेंट दे सकते हैं। तो लिहाजा लॉजिक को इसीलिए फोकस किया गया ताकि हम इसके ज़रिए दीगर तमाम उलूम को समझ सकें और उसी की बुनियाद पर अपनी जजमेंट दे सकें। मुहिबुल्लाह बिहारी की अगर हम बात करें तो ये एक हनफी जुरिस्ट हैं और उस ज़माने में, औरंगज़ेब के ज़माने में जो है, ये वहाँ पर सर्व कर रहे हैं एज अ काजी लखनऊ और हैदराबाद के अंदर, और बाद में इन्हें जो है वो एक टाइटल से भी नवाजा जाता है। स्कॉलरली लीनेज को अगर देखा जाए तो उस ज़माने में एक जगह होती थी जिसका नाम है फरंगी महल। इनिशियली ये जो जगह है, ये मकाम जो है वो एक ताजिरों के लिए, यूरोपियन जो ट्रेडर्स होते थे उनके लिए एक मकाम था, लेकिन बाद में फिर इसमें जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स आकर बैठा करते थे। और हम देखते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी के अंदर ये जो फरंगी महल है, दरअसल ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स जमा होते थे और वहाँ से ये जो कमेंट्रियल ट्रेडिशन है इसका आगाज़ भी होता है। तो जो मुहिबुल्लाह बिहारी हैं, उनकी ये किताब सुल्लमुल उलूम भी इसी जो इंडेवर का हिस्सा है। अगर हम कमेंट्रीज की बात करें, जैसा कि हमने जिक्र किया कि सुल्लम के लिखने के बाद एक कमेंट्रीज की ट्रेडिशन का आगाज़ होता है, तो इसमें कुछ फर्स्ट ऑर्डर कमेंट्रीज हैं जिसके अंदर सबसे पहली कमेंट्री जो है वो अल बिहारी ने खुद लिखी, एक सेल्फ कमेंट्री के तौर पे। मैं यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि कमेंट्री, जिसे हम शरह कहते हैं, ये कैसे लिखी जाती है। आम तौर पर आपने देखा होगा कि जो पुरानी किताबें होती है उसमें जो बेस टेक्स्ट होता है वो दरमियान में होता है। इस पर हम तफसील से आगे भी बात करेंगे। उसके नीचे कुछ फुट नोट्स की जगह होती है, यानी कुछ हाशिया जो कि खाली रखा गया होता है। उस हाशिए के अंदर दरअसल जो है वो उसकी शरह लिखी जाती है। शरह के मानी है उसको खोलना, उसकी ओपनिंग करना, यानी उसको थोड़ा सा वाज़े करना। तो यहाँ से शरह लिखने का आगाज़ हुआ और उसके लिए फिर सेपरेट किताबें भी जो है वो तश्कील दी जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मुहिबुल्लाह बिहारी के अपने ज़माने में कुछ 7-8 ऐसी कमेंट्रीज थी जिन्हें तरतीब दिया गया ताकि इस सुल्लम को समझा जा सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गेटवे कमेंट्रीज बनती है, यानी आगे चलकर हम ये देखते हैं कि 18वीं सदी के इख्तिताम तक 3 ऐसी कमेंट्रीज थी जिनको बाद में रेफरेंस पॉइंट बनाया गया। यानी जब तलबा को सुल्लम को पढ़ना होता था तो वो सबसे पहले इन 3 गेटवे कमेंट्रीज का मुताला करते थे, जिसमें काजी मुबारक की एक किताब है, कमेंट्री है, जो तसव्वुरात पर यानी कंसेप्चुलाइजेशंस पे फोकस है। इसी तरह से हमदल्ला की एक तसनीफ़ है जो कि तस्दीकात पर यानी वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ्स के ऊपर है। चूँकि लॉजिक में ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल डेरिवेशंस होती हैं, उसमें प्रूफ्स होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी एक किताब है। और इसी तरह मुल्ला हसन ने इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर किया और एक तशरीह, एक कमेंट्री जो है वो सामने आती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जब ये ट्रेडिशन फरंगी महल से बाहर निकलकर, चूँकि हम देखते हैं इसमें मुख्तलिफ एरा आएंगे, 300 सालों पर मुहित ये ट्रेडिशन है, तो पहले 100 सालों के अंदर तो ये काम जो है वो फरंगी महल के आसपास हो रहा है, लेकिन बाद में उसी सेंचुरी के अंदर जो है लोग अब फैलना शुरू होते हैं। तो जब रामपुर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ से एक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज होता है जिसे हम खैराबादी कहते हैं। ये वही दरस निज़ामी की ट्रेडिशन के अंदर ही हम देख रहे हैं सारी चीज़ें। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है संदीला, वो हमदल्ला की सरबराही में जो है वो आगे की तरफ जाता है। तो 300 सालों के अंदर अगर हम देखें, इसका जायज़ा लें इस कमेंट्रियल ट्रेडिशन का, तो पहला जो एरा था वो पैट्रनेज एरा था। जब 17वीं सदी के अंदर इस पर लिखना शुरू किया गया, ये वो दौर था जब नवाब
अपने दौर के अंदर स्टाइपेंड्स दिया करते थे, और लिखने के लिए बाकायदा जो उलमा थे, जो स्कॉलर्स थे फरंगी महल के अंदर, उनको स्टाइपेंड दिया जाता था और वो इस पर काम करते थे। इसके बाद दूसरा एरा हम देखते हैं जो कि डायस्पोरा है, 1800s का जो 19th सेंचुरी है। इसके अंदर जब वो मुंतशिर होना शुरू हुए तो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए और उस पर जो है वो काम करना शुरू किया। तीसरा एरा जहां से हमें उसका क्लू भी मिलता है कि ये असल में डिक्लाइन कब शुरू हुआ, यानी ये जो एक पॉपुलर डिक्लाइन नैरेटिव हम सुनते आए हैं कि मुसलमानों की इल्मी तनज़्ज़ुली हुई, ये आखिर कब से हुआ, तो हम देखते हैं कि ये तकरीबन 1900s के ज़माने में हम देख रहे हैं, 1800 के लेटर स्टेज में और 1900 के शुरू में, जब बाकायदा एक प्रिंट कल्चर मुतारिफ कराया गया और हमने पहली बार इन कमेंट्रीज को उर्दू ज़बान में लिखना शुरू किया हाशिए के अंदर। अच्छा, मैं एक बात की वजाहत करता चलूं यहां पर कि इससे पहले कमेंट्री लिखने का पर्पस सिर्फ उसको एक्सप्लिकेट करना या उसकी वजाहत करना नहीं था, बल्कि उसका एक पेडागॉजिकल फंक्शन भी था। यानी उसका एक मकसद स्टूडेंट को उस कंटेंट के साथ इंगेज करना था। दूसरे हिस्से में हम इस पे तफसील से बात कर रहे होंगे, लेकिन जब ये प्रिंट कल्चर आया, ख़ास तौर से 1886 में हम देखते हैं कि जब दारुल उलूम देवबंद का एक इंस्टीट्यूशन कायम होता है, उसके बाद वहाँ से एक प्रिंट कल्चर शुरू होता है और फिर इन लॉजिक की किताबों पर उर्दू में कमेंट्रीज लिखी जाती हैं, जिसका मकसद जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होता है, ना कि उस नॉलेज के साथ इंगेज करना। तो दरअसल ये वो एरा था जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो रैशनैलिटी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आई। पार्ट 1 के चैप्टर 2 का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें सुल्लम के कंटेंट की बात की गई है कि सुल्लम का डिज़ाइन कैसा था, उसमें टेक्स्ट किस तरह से मौजूद होता था, उसका काम क्या था। तो एक बात जो बड़ी वाज़ेह है सुल्लम के अंदर वो ये कि ये दरस निज़ामी का जो करिकुलम है, इसका काम चीज़ों को आसान बनाना नहीं था, बल्कि चीज़ों को और पेचीदा बनाना था। यानी इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक डायलेक्टिकल चैलेंज है, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते थे उनको सिर्फ लीनियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती थी कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ को पढ़ के उसे याद कर लेना है या उसको समझ लेना है, बल्कि उसमें इस तरह के इस्तारात दिए जाते थे, उस तरह के पजल्स दिए जाते थे जिसके ज़रिए स्टूडेंट जो है वो उस कमेंट्री के साथ इंगेज होता था और वो इंगेजमेंट उसे लेकर जाती थी पिछली कमेंट्रीज तक। जैसे कि आप देख सकते हैं जो दरमियान वाला मतन है जिसे हम हाइपोटेक्स्ट कहते हैं, वो बेसिकली एक प्रॉम्प्ट होता था। यानी प्रॉम्प्ट का मतलब यह है कि उस प्रॉम्प्ट को देखकर स्टूडेंट उस पर एक शरह लिखता था, यानी जैसे नीचे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, और उस हाइपर टेक्स्ट को कमेंट्री कहा जाता है। यानी उसके जो पोशीदा रमूज हैं या उसमें जो पजल्स हैं उनको अनलॉक करने के लिए वो शरह लिखी जाती थी, और वो जानबूझकर डेलिबरेटली एक गैप रखते थे, यानी जो ओरिजिनल राइटर्स होते थे, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन उस वीक प्रूफ को अनलॉक करे और एक नया रास्ता खोले। तो हाइपरटेक्स्ट का काम यह होता था कि वो उस गैप को फिल करता था और एक नई शरह लिखता था। इसी तरह से उसमें कुछ पास्ट ओरिएंटेड डिबेट्स का भी इशारा दिया जाता था, जैसे कोई एक पैराडॉक्स की बात की गई हो और जिसके जरिए स्टूडेंट ये जानने की कोशिश करता था कि भाई ये पैराडॉक्स यहाँ पे आया कैसे, तो ऑटोमेटिकली वो पिछली जो कमेंट्रीज है उसको रेफर करता था और फिर फ्यूचर राइटिंग्स के लिए वो भी कुछ इसी तरह के इस्तेआरात को आगे छोड़ देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस था जो उन जो कमेंट्रीज है उसके अंदर हमें नजर आता है। यानी कमेंट्री लिखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ उसकी वजाहत करना नहीं था या उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, बल्कि वो उस पर क्रिटिक भी करते थे, अपने मास्टर पे क्रिटिक भी करते थे और उसके उस आर्ग्यूमेंट को आगे लेकर चलते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज की अगर हम मिसाल देखें तो जिस तरह से आज हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च की दुनिया में पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में हम कुछ गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट तरतीब देते हैं। सेम वही पैटर्न हमें इस चीज़ के अंदर भी नज़र आता है। अच्छा, इसकी कुछ मिसालें हैं जो मैं मुख्तसरन सिर्फ हवाले के तौर पे यहाँ पर पेश करूँगा। मिसाल के तौर पे जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक में एक चीज़ होती है प्रोपोजिशन, यानी जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यूमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका क्लेम, यानी जो हम दावा कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं उसके प्रीमिसेस, यानी जिस बुनियाद पे हम दावा करें उन एविडेंसेस को प्रीमिसेस कहा जाता है। लेकिन हर प्रीमिस का एक प्रोपोजिशन होना लाजमी है। अब प्रोपोजिशन का मकसद क्या है?
प्रोपोजिशन का मकसद ये है कि एक तो उसको इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी कोई ऐसा जुमला जिसे आप सही या गलत साबित कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई सवाल करते हैं तो ये प्रोपोजिशन नहीं होगा। मसलन आपका नाम क्या है, अब ये कोई ऐसा जुमला नहीं है जिसे सही या गलत साबित किया जा सके, लिहाजा वो एक प्रोपोजिशन नहीं होता। तो अब यहां पर एक एनालिसिस किया गया कुछ प्रोपोजिशंस का, जिसमें से एक प्रोपोजिशन था लायर पैराडॉक्स। अच्छा, ये लायर पैराडॉक्स क्या है? तो मिसाल के तौर पे आप इस प्रोपोजिशन को देख सकते हैं, दिस स्पीच ऑफ माइन इज फॉल्स, मेरा ये जुमला झूठा है। अब आप देखें कि ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा ये जुमला झूठा है, तो इसका मतलब कि मैंने अपने जुमले को पहले ही झूठा कह दिया, तो ये प्रोपोजिशन फॉल्स हो गया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक पैराडॉक्स है, आप कभी भी इसको सेल्फ रेफरेंशियल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अपनी ही नफी कर रहा है, तो ये कोई प्रोपोजिशन होगा ही नहीं। अब ये एक छोटी सी बहस है जिसे हम लॉजिक में देखते हैं कि वो यहां पर शेयर करते थे। अब सुल्लम के मेथड की अगर बात करें तो उसमें जो ऑथर होता था वो कभी भी अपने राइवल थिंकर को डायरेक्टली निशाना नहीं बनाता था, बल्कि वो एक हाईली चार्ज पैराडॉक्स को अपने किताब का हिस्सा बनाता था, ताकि जब स्टूडेंट आए तो स्टूडेंट उसको पढ़ने के बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे और फिर पीछे जाकर देखे कि ये डिबेट कहां से शुरू हो रही है। तो लिहाजा जिस तरह एक जमाने में अल दवानी 15वीं सेंचुरी के एक स्कॉलर हैं, उनका एक ये जो पैराडॉक्स था द स्पीच ऑफ माइन इज फॉल्स का, उसको सुल्लम में उन्होंने कोट कर दिया और फिर इस पर स्टूडेंट्स के लिए रिफ्लेक्शन का एक रास्ता खोल दिया। अब अगर हम देखें तो इन्होंने इसको रिजॉल्व कैसे किया, मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बताऊंगा, जितना मुझे इस किताब से समझ में आया कि कैसे रिजॉल्व किया गया। अल दवानी का यह दावा था कि ये चूंकि एक सेल्फ रेफरेंशियल क्लेम है, यानी मैं जो प्रोपोजिशन दे रहा हूं वो प्रोपोजिशन अपने ही बारे में है, तो लिहाजा ये एक पैराडॉक्सिकल चीज है, लिहाजा ये एक नॉनसेंसिकल बात है। लेकिन सुल्लम में इसके अंदर हमें एक इनोवेशन नजर आती है, और जिसमें मुहिबुल्लाह बिहारी ये आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो उसको आप अपने माइंड को शिफ्ट करने से, आप उसको अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने से उसको समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो इसका एक एक्सप्लेनेशन जो पेश करते हैं इस पजल को सॉल्व करने का, अगेन इसमें भी कुछ वीक प्रूफ हो सकते हैं जो कि आगे आने वाली नस्ल के लिए उस प्रॉम्प्ट का काम करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि देखें, जब मैं ये कहता हूं कि मेरा ये जुमला झूठा है, तो थोड़ी देर के लिए आप जुमले को अलग कर दें, यानी मेरा ये जुमला झूठा है। कौन सा जुमला? इसका मतलब जुमला अगर हम अलग कर दें तो ये जुमला जो मैं इस वक्त बोल रहा हूं, यानी टॉकिंग का जो एक पर्सपेक्टिव है, वो उस जुमले से अलहदा हो जाए। तो आप अपने मेंटल पर्सपेक्टिव को यहां पर शिफ्ट करेंगे और इस तरह से आप उस पैराडॉक्स को खत्म करेंगे, यानी अब ये जो सेल्फ रेफरेंशियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये यहां से खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक कैच और भी है, चूंकि लॉजिक पर बात हो रही है तो मैं एक और चीज की वजाहत करता चलूं कि लॉजिक दरअसल वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होता है जिसके जरिए आप चीजों को समझते हैं, उनको इंटेलिजिबल बनाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जिसका शायद अल बिहारी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, अरसे तक ये माना जाता रहा, खासतौर से एरिस्टोटल के जमाने में भी, कि जिन कैटेगरीज के जरिए हम दुनिया को समझते हैं, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, साइज हो, शेप हो, ये सारी कैटेगरीज बाहर एग्जिस्ट करती हैं, हमारे माइंड से बाहर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हमने देखा कि मॉडर्न जमाने के अंदर इमैनुअल कांट, जो कि एक थिंकर है मॉडर्न फिलॉसफी के, वो ये कहते हैं कि ये कैटेगरीज दरअसल हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रही हैं। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैंने फौरन से, चूंकि मैंने उस थिंकर को पढ़ा है, लिहाजा मैंने इसको फौरन से उससे रिलेट किया कि हमारी माइंड की कैटेगरीज, हमारा जो मेंटल कंसेप्शन है, दरअसल वो नॉलेज को फॉर्म करता है। तो अगर हम देखें कि नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं जो डायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर हम स्टोर करते हैं, जिस तरह से कहा जाता है ना कि नॉलेज एक डब्बे में जिस तरह से हम डाल रहे हैं, ये ऐसा मामला है ही नहीं। नॉलेज दरअसल बात है कॉन्सेप्ट्स की, तसव्वुरात की, कि आप उस तसव्वुर को अपने जहन के अंदर किस तरह से इंटेलिजिबल बनाते हैं। तो ये जो लायर पैराडॉक्स की ट्रिक थी, ये एक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक सुल्लाम का एक समझ ले कि इंजन है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके जरिए आप स्टूडेंट को इंगेज करते हैं ताकि वो अपने मेंटल कॉन्सेप्ट्स को भी समझे कि हम किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं।
अच्छा, लिहाजा इसके अंदर जो है वो एक एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एब्सर्ड का भी इसको देखा जाता है। मैं एक मिसाल देता हूं यहां पर कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी नॉलेज का हिस्सा बन सकती हैं, यानी जिन्हें हम यकीन के साथ जानने का दावा कर सकते हैं एपिस्टेमोलॉजिकली। तो लॉजिक हमें यह बताती है, लॉजिक के उसूल ये बताते हैं कि जो चीज लॉजिकली पॉसिबल है वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होगी। ये एक बुनियादी नुक्ता है। चूंकि आगे इस पर बात होगी इसलिए मैं पहले इसकी वजाहत करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए आप सोचें, क्या आप जहन में कोई सर्कुलर ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका शेप ट्रायंगल हो? जाहिर सी बात है हम नहीं बना सकते, क्योंकि यह चीज लॉजिकली इंपॉसिबल है, तो यह प्रैक्टिकली भी इंपॉसिबल होगी। जिस तरह से आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लामी तारीख में एक बड़ा पेचीदा सवाल खासतौर से मुतज़िलाइट्स के दौर में पूछा जाता है कि क्या खुदा एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे खुद ना उठा सके? अब ये एक ऐसा सवाल है जो पैराडॉक्सिकल है। अगर आप ये कहते हैं कि खुदा बना सकता है तो अगेन फिर उसका जवाब यह आएगा कि क्या फिर उठा नहीं सकता, वो तो इतना कादिर है। और फिर अगर आप कैसे कहते हैं कि नहीं बना सकता है तो भी आप एक पैराडॉक्स में फंसते हैं। ये दरअसल सवाल ही गलत है, क्योंकि ये एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से एक सर्कुलर ट्रायंगल बनाना मुश्किल है, इसी तरह ये एक लॉजिकली एब्सर्ड चीज है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इस लॉजिक के तसव्वुरात के जरिए हम बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं जो भी हमें दुनिया में नजर आती। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल जो इस सुल्लम के अंदर दी गई थी वो शिर्क के हवाले से थी। मुस्लिम तारीख के अंदर हम देखें तो शिर्क जो है एक इंतहाई जो है ना वो अहम मसला रहा है थियोलॉजी के हवाले से। तो एक सवाल यह आता है कि क्या खुदा के साथ पार्टनर बनाना लॉजिकल है? क्या लॉजिकली ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इस पर अब अल बिहारी जो है वो 2-3 प्रूफ्स की बात करते हैं। अच्छा, अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम है, यानी जब हम खुदा के शरीक के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, पार्टनर पे बात करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले उसे हमें माइंड में फॉर्म करना हो, यानी माइंड में हमें पहले उसका एक पार्टनर बनाना होगा कंसेप्चुअली। और अगर वो माइंड में कंसेप्चुअली बन जाता है तो फिर ये हमारे लिए एक रिलीजियस चैलेंज बन जाएगा कि फिर आप उसको डिनाई कैसे करेंगे, क्योंकि लॉजिकल इंपॉसिबिलिटी तो वहां पर बहरहाल आ गई। और ये जो लॉजिकल पॉसिबिलिटी ये का जो आर्ग्यूमेंट है ये हमें मॉडर्न फिलॉसफी में भी नजर आता है। तो फिर उससे निकलेंगे कैसे? अच्छा, मैं इस बहस की ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी पेचीदा बहस है, लेकिन मैं चंद इशारात आपके सामने यहां पर पेश करूंगा कि उन्होंने फिर इसके कुछ हल निकालने की कोशिश की। जैसे एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया कि भाई कंटिंजेंसी का आर्ग्यूमेंट है, यानी जहन के अंदर अगर आप खुदा को एक मुरक्कब के तौर पे बनाते, मुरक्कब के मतलब जो हिस्सों से बना हुआ, तो ये भी लॉजिकली खुदा के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह के कुछ तशरीहात दी गई हैं जिसे आप मज़ीद उसको जाकर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये पैराडॉक्स काफ़ी पेचीदा और मुश्किल होते थे। और फिर यहाँ पर अल बिहारी अपने जो 3 प्रूफ्स हैं उसमें से एक ऐसा प्रूफ छोड़ते हैं जिसको आगे जाके उनका एक शागिर्द जो है वो उसको अगली किताब में डिकोड करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कमेंट्री लिखने की जो रिवायत थी वो कमेंट्री लिखी इस तरह से जाती थी कि उसमें जानबूझकर कुछ पजल्स, कुछ हिंट्स रखी जाती थी ताकि आगे आने वाला स्टूडेंट उस पर अपना जहन लड़ाए, उसको डिकोड करे और एक नया आर्ग्यूमेंट लेकर सामने आए। तो इसका मतलब यह हुआ कि नॉलेज इज नॉट डायरेक्ट एप्रीहेंशन। जैसे आप देखते हैं ना कि आग जल रही है, तो आग का जलना, आग जैसे हमें जलती हुई नजर आ रही है, उसका एप्रीहेंशन दरअसल नॉलेज नहीं है जैसे वो हमारे सामने आती है, बल्कि आग अपने आप में क्या है, यानी थिंग इन इट सेल्फ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। एक बहुत अच्छी मिसाल इसके लिए हम दे सकते हैं मजीद आसान बनाने के लिए कि आपने ट्रायंगल देखे होंगे, दुनिया में बहुत सारे ट्रायंगल हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या दुनिया में कोई परफेक्ट ट्रायंगल आपने देखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा भी ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया हुआ देखा होगा उसमें एक माइक्रो पॉइंट का फर्क जरूर होगा, उसमें रत्ती का फर्क जरूर होगा, क्योंकि वो आपने अपने हाथ से बनाया होगा या किसी चीज के जरिए बनाया होगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आपसे कहा जाए कि आपके जहन में एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मौजूद है जो कि परफेक्ट है, तो ये हो सकता है, क्योंकि एन एंगल विच हैज 3 साइड्स इज ट्रायंगल। आप अपने जहन में ट्रायंगल को कंसीव कर सकते हैं
इन इट सेल्फ ट्राइंगल का एसेंस क्या है वो आप इसके जरिए जान सकते हैं। तो ज्योमेट्री और ये जो मैथमेटिक्स है ये दरअसल लॉजिक के बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके जरिए हम मुश्किल से मुश्किल पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखें कि मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री को इस्लामिक फिलॉसफी के अंदर भी, बल्कि उससे पहले भी हम ग्रीक फिलॉसफी में भी देखें तो इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि दरसे निज़ामी के करिकुलम में भी हमें नजर आ रही है कि इसको कितना ज्यादा रिगरसली अप्लाई किया जाता। अच्छा, अब अगर हम बात करें पार्ट 2 की, जिसमें कमेंटेरियल थ्योरी की बात की गई है कि ये कमेंट्रीज किस तरह से बनती थी, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी को देखेंगे और एक फेमस डिबेट की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। ये डिबेट है रामपुर की डिबेट। रामपुर के कोर्ट के अंदर बरकत अहमद और अब्दुल वहाब अल बिहारी के अंदर एक मुकालमा जारी है, और ये मुकालमा है उनके अपने उस्तादों की लिखी हुई किताबों के ऊपर। अब यहां पे हमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पता चलता है जो कि टेक्स्ट और ओरल ट्रेडिशन का है। यानी टेक्स्ट का काम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को लिखना और उसको जमा करना नहीं था, बल्कि उसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रही हैं। ये वो तारीख है जिसमें लास्ट इंटेलेक्चुअल डिबेट जो है वो रामपुर के अंदर होती है, नवाब जो है रामपुर के, उनके कोर्ट के अंदर। और वहां पर दोनों जो पार्टीज हैं वो वहां पर प्रेजेंट होती हैं। मैं मुख्तसरन इसके कंटेंट पर भी बात करूंगा कि यहाँ पर दोनों जो डिबेटर्स हैं वो जमा होते हैं और अपने अपने उस्तादों के जो काम है उसको डिफेंड भी करते हैं और उसमें इनोवेशंस भी लाते हैं, जिसे हम तहकीक के कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें, जिससे हम आगे चलकर देखेंगे। यहां पे मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल आपके सामने पेश करता हूं लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन की, कि एक वर्ड है तमाम और एक वर्ड है जमी। जमी के मायने टोटल और तमाम के मतलब है सारे। इन दोनों वर्ड्स का लिंग्विस्टिक डिफरेंस क्या है, कंसेप्चुअली ये कैसे डिफरेंट है, इस पर डिबेट हो रही है। अब आप सोचें कि जो लोग इन अल्फाज की इतनी बारीकी से मुताला करते थे वो किस तरह से सोचते होंगे, वो किस तरह से तहकीक करते होंगे। इस तरह से कोई प्रोपोजिशनल सेमेंटिक्स की बात हो रही है, जैसे वेदर प्रोपोजिशंस आर सेकंड इंटेंशंस, यानी जो भी हम प्रोपोजिशंस देते हैं क्या वो सेकंड इंटेंशन की तरफ इशारा करती हैं। इस तरह के पेचीदा तस्वुरात पर जो है वो डिस्कशन हो रही होती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे एक मिथ का जो है वो क्लोजर यहां पर होता है कि ओल्ड अजम्पशन जो थी हमारी वो ये थी कि जो पोस्ट क्लासिकल एरा है, खासतौर से जो मदरसा ट्रेडिशन जहां पे आ रही थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसको रेप्लिकेट किया जाता था, उसको प्लेजराइज किया जाता था, उसको कॉपी किया जाता था। बल्कि हालांकि हम देखें तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो उन चीज़ों को दोबारा से लिखते थे और दोबारा से उन पे तहकीक करके उनको वेरीफाई करके और फिर दोबारा से कमेंट्रीज को आगे बढ़ाया जाता था। और एक ओरल डायलेक्टिक भी हमें नजर आता है यहाँ पर, यानी लाइव डिबेट्स हो रही हैं और उसी डिबेट्स के बाद फिर आप देखें कि उस डिबेट की जो आर्काइव्स हैं उसके अंदर भी हमें जिक्र मिलता है कि उसके बाद उस पर और कमेंट्रीज जो है वो मजीद आगे लिखी जाती रही। यानी ये एक लिविंग ट्रेडिशन रही है जो डायलेक्टिकली आगे बढ़ रही है। इसी तरह से एक एनालॉजी यहां पर हम यूज करते हैं टेक्सचुअल आर्कियोलॉजी की। अच्छा, आर्कियोलॉजी की अगर बात की जाए तो आर्कियोलॉजी क्या होती है? अक्सर औकात जब हम ज़मीन को खोदते हैं, ख़ास तौर से तारीख़ी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, तो हम जैसे ही ज़मीन को खोदते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स उसके अंदर नज़र आती है। यानी लेयर बाय लेयर हम जाते हैं तो वो लेयर अपने बारे में कुछ ना कुछ हमें बता रही होती है, अपने दौर के बारे में कुछ बता रही होती है। ठीक उसी तरह से थॉट्स की भी आर्कियोलॉजी होती है, ख्यालात की भी अपनी तहें होती है, अपनी लेयर्स होती है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे अब्दुल अजीज़ का यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है फॉलोइंग द रामपुर डिबेट, वो भी इस तरह की एक टेक्सचुअल आर्कियोलॉजी में जाते हैं। सबसे पहले वो लेयर 1 को देखते हैं कि खैराबादीज़ जो रामपुर से एसोसिएटेड थे वो किस तरह से इस ट्रेडिशन को लिख रहे हैं, यानी उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। फिर उन आर्ग्यूमेंट्स का जो मतन था, हाइपोटेक्स्ट था, उसके इस्तेआरात को लेते हुए फिर वो पिछली कमेंट्रीज की तरफ जाते हैं और इस तरह से एक पूरा लिटरेचर रिव्यू होता है। यानी ये जो थॉट है ये दरअसल हमारे पास ओरिजिनल सनद कहाँ है इसकी, वो थॉट आ कहाँ से रही है, और फिर वहाँ जाकर उन वीक प्रूफ्स को निकालकर फिर उसका एनालिसिस करते थे। तो इस तरह से जो कमेंट्रियल ट्रेडिशन थी, यानी जो हाशिया लिखने की जो रिवायत थी, शरह लिखने की जो रिवायत थी, इसके अंदर जो है वो उसको दोबारा री इन्वेंट किया जाता था।
लेकिन इसमें एक लिमिनैलिटी भी होती थी। यानी जब हम इसका मवाजना करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी या उस मेथड के साथ, तो हमें उसके अंदर जो है वो एक तरीक़ाकार जो नज़र आता है उसमें क्रिटिकल एनालिसिस होता है। क्रिटिकल एनालिसिस में ज़्यादातर ये होता है कि आप अपने से पहले वाले थिंकर की क्रिटिक करते हैं, उसमें से अगर कोई चीज़ बाकी रहती है जो कि वैलिड होती है तो उसको आप आगे लेकर चलते हैं और फिर नया आर्ग्यूमेंट तरतीब देते हैं। ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक पैराडॉक्सिकल रिलेशन भी है जिसकी मैं आगे चल के वजाहत भी करूंगा कि इसमें ट्रेडिशन को भी बरकरार रखा जाता है और उसके साथ इनोवेशन भी लाई जाती है, यानी तहकीक भी की जाती है। और इसमें ऑथर जो है ना, वो आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ना तो ये अपने उस्ताद को मिमिक कर रहा है पूरी तरह और ना ही ये बिल्कुल पूरी तरह से नया है। तो ये एक लिमिनल स्पेस के अंदर रहता है, ना ही वो पूरी तरह प्लेजराइज कर रहा है बल्कि वो एक री इनकारनेशन के तौर पे, उसी टेक्स्ट के री इनकारनेशन के तौर पे देखा जाता है, जिसकी वजाहत पार्ट 4 के अंदर बहुत और अच्छे से होती है। जैसे बड़ी फेमस एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। हमने जैसा कि जिक्र किया कि सुल्लामुल उलूम के बाद उसको समझने के लिए 100 से ज़ायद कमेंट्रीज लिखी गई। उन 100 से ज़ायद कमेंट्रीज में से एक कमेंट्री ऐसी थी जिसका नाम था मुबीन। उस कमेंट्री को रिजेक्ट किया जाता है, यानी उस कमेंट्री पर पाबंदी लगाई जाती है कि इसे मदरसे में हरगिज ना पढ़ाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पर पाबंदी लगने की वजह क्या होती है? उस पर पाबंदी लगने की वजह यह होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा आसान होती है, वो उस टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा आसान बना के पेश करती है। तो जो दरसे निज़ामी करिकुलम जो लोग चला रहे हैं वो उसको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं मुबीन रा मुबीन, डू नॉट लुक एट द क्लियर कमेंट्री। इतनी जो आसान तफसीर है उसकी तरफ आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो आप अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए इसको पढ़ते हुए आज के दौर में चला गया कि जब AI के इस्तेमाल की बात होती है तो आप सोचें कि हम देखते हैं कि AI बहुत सारी चीज़ें हमें आसान बना के देता है, लेकिन इस से हमें एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि इसमें एक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहां पर आपकी तहकीक और उसके साथ इनोवेशन, इन दोनों में आपको एक बैलेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आसान होती हैं वो इस तरह की होती हैं जिससे हम अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उस ज़माने का अगर आप रिगर देखें कि किस तरह से आसान चीज़ों को जो है वो इतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, और इसका जो पूरा इंजन है टेक्सचुअलिटी का, वो किस तरह काम कर रहा है कि एक हाइपोटेक्स्ट लिखा गया है, यानी मतन लिखा गया है, उस मतन के अंदर एक क्लू छोड़ा जाता है, यानी एक ऐसा पजल छोड़ा जाता है जिसके आगे लिखा जाता है फतदब्बर। यानी जिस तरह से अल बिहारी ने किया, जब लायर पैराडॉक्स के ऊपर उन्होंने प्रूफ्स लिखे, आखिरी प्रूफ के बाद उन्होंने ये वाला जुमला लिखा फतदब्बर, यानी गौर कीजिए। इसका मतलब ये अपने कमेंट्रेटर को दावत दे रहा है कि भाई अब आपने इस पे सोचना है और इसको सॉल्व करना है। फिर कमेंट्रेटर क्या करता है, उसको डिकोड करता है और एक नया हाइपर टेक्स्ट बनाता है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हाइपोटेक्स्ट बन जाता है। जैसा कि हमने गेटवे कमेंट्रीज के अंदर भी देखा कि जो 3 गेटवे कमेंट्रीज थी वो फिर स्टूडेंट्स के लिए मतन की हैसियत में आ गई और फिर उस पर आगे आने वालों ने मजीद लिखना शुरू किया। और एक और जुमला जो यहां पर यूज होता है, एक सेंटेंस, वो है फतामल। तामल के मायने भी है, इस पर पॉन्डर करें, इस पर सोचें। इसी तरह से जैसा कि हमने जिक्र किया कि वेस्टर्न मॉडर्न थ्योरी के अंदर हम जिस तरह देखते हैं उसका अगर एक कंपैरिजन करें इस्लामिक कमेंट्रियल ट्रेडिशन के साथ तो हमें ये फ़र्क नज़र आता है, जिसमें हमारे पास एक तरफ हम देखते हैं कि वो जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि ये एक एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब कि आप जो है ना वो पिछली ट्रेडिशन से उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जबकि ये डेलिब्रेट एक्चुअलाइजेशन है इस्लामिक कमेंट्री के अंदर। मतलब जानबूझकर इस तरह से रखा गया ताकि उसको फिर आगे जाके खोला जाए। और जिस तरह वेस्टर्न ट्रेडिशन में हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर खास तौर से कि डेथ ऑफ द ऑथर हो गया, यानी डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब यह है कि जब ऑथर ने टेक्स्ट लिख दिया तो अब उसके बाद लोगों के हाथ में कि वो किस तरह उसको समझते हैं। लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर हम देखें तो ये एक लिविंग पर्सोना है, एक लिविंग मास्टर है, जिसको आप कभी भी मुकम्मल तौर पे उसका खात्मा नहीं होता, उसकी इंटेंशंस भी बरकरार रहती हैं और उसके साथ साथ जो है फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट करके उसमें इनोवेशन भी लाते हैं। तो एक तरह की इंटरटेक्सुअलिटी का डोमेन हमें यहाँ पर जिस तरह वेस्टर्न मॉडर्न थ्योरी में नज़र आता है, हमारे पास इसमें जो है वो ये एक डायक्रॉनिक एक्यूमुलेशन। अच्छा, अब इसके बाद उसी पैराडॉक्स की जिसकी हमने बात की थी, तहकीक की, कि अगर हम ये कहते हैं कि जो मदरसे की ट्रेडिशन है वो
एक प्लेजरिज्म वाली ट्रेडिशन है, यानी जिसमें जो है ना वो चीज़ों को रेप्लिकेट किया गया है, उसको दोबारा से लिखा गया है, री इन्वेंट किया गया है। तो फिर इसमें तहकीक का एलिमेंट कैसे आएगा? तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हमने जिक्र किया कि एक कंस्ट्रेंट्स भी है हिस्टोरिकल टेक्स्ट के साथ, यानी आप स्ट्रेट अवे उस टेक्स्ट को डिनाई नहीं कर रहे, उसको एक तरफ नहीं कर रहे, बल्कि उसी टेक्स्ट के साथ इंगेज होकर आप उसी के पजल्स को सॉल्व करके नया टेक्स्ट तरतीब दे रहे हैं। और फिर वो टेक्स्ट भी इस तरह का होता है कि जिसके अंदर आप जो है वो दोबारा से उसको लिखते हैं। जैसे हमने एक किताब की बात की तस्दीकात की, जो दूसरे थिंकर थे काजी मुबारक, आई थिंक उन्होंने इस पर बात की थी। तो उन तस्दीकात के अंदर वो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं उन प्रूफ्स की, यानी जो पहले डेमोन्स्ट्रेट किए गए उसको दोबारा से वो देखकर जाए। तो ये वाली जो पालिम्सिस्ट है, ये दरअसल एक कंटिन्यूस डायक्रॉनिक डिस्कोर्स है, जिसमें जो हमारा बेस टेक्स्ट होता है, जो कमेंट्रीज होती हैं और जो फिर सुपर कमेंट्रीज होती हैं, वो दरअसल हमें रीराइट करने पर जो है वो चीज़ों को मजबूर करती है। यानी ये एक सिंपल एग्जिजेसिस या एक डेड टेक्स्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए जो एक बड़ा अच्छा जुमला यूज हुआ वो ये था कि रिटन टू बी रिटन, यानी ये इसलिए लिखी गई थी ताकि इस पर दोबारा से और ज्यादा लिखा जाए। इसको सिर्फ पढ़ने के लिए या इसको याद करने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि इसको इस पर और लिखा जाए, इसको इस तरह से तरतीब दिया गया। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें आज के इस बुक रिव्यू की, तो मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में 2-3 सवालात आए, और मैं ये 2-3 सवालात जो हैं वो अपने नाजरीन के लिए भी यहाँ पर रखना चाहूँगा। कि सबसे पहली बात तो ये कि जब असद अहमद ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये सोचने समझने की रिवायत कभी रुकी ही नहीं, तो फिर ये पॉपुलर नैरेटिव जनरेट कैसे हुआ, और क्या ये सिर्फ साउथ एशिया तक महदूद है? क्या ये राइटिंग की ट्रेडिशन सिर्फ साउथ एशियन कल्चर में रही और बाकी कल्चर पे डिक्लाइन नैरेटिव आया, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गई? और दूसरा एक और अहम सवाल ये भी है कि हम आज किस तरह से अपनी ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि असद अहमद का ये दावा भी है कि डॉक्टर असद ये कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट अभी भी मौजूद हैं, अरेबिक टेक्स्ट, जिसको हमने अपनी ज़बान में नहीं पढ़ा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक मर्तबा इस पर भी ज़रूर सोचें कि हम उन टेक्स्ट को किस तरह से देख सकते हैं। ख़ास तौर से चूँकि इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमने अपनी खुद की ट्रेडिशन को जितना भी समझा है वो ज़बान गैर के ज़रिए समझा है। तो इस बात की भरपूर ज़रूरत है कि हम अब इस टेक्स्ट को अपने अंदाज में पढ़ें, जिसका हमने मुज़ाहिरा इस सुल्लम के ऊपर इस किताब की सूरत में देखा। तो उम्मीद है कि आज के उस बुक रिव्यू सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं भी इसी जुमले के साथ इसका यहाँ पर इख्तिताम करूँगा, फ़तदब्बर।